अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 थर्मोडायनामिक्स का लास्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फर्स्ट ईयर की बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक हीट कैपेसिटी से। हीट कैपेसिटी क्या है, इसको ज़रा टेक्निकली आपने समझना है। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये कोई सैम्पल है हमारे पास, ठीक है। इस सैम्पल का टेम्परेचर पहले 2 केल्विन था। कितना था जी? 2 केल्विन। अब क्या हुआ कि हमने इसको देनी है हीट दी, ठीक है। हीट देते गए, आखिरकार देते देते इसका टेम्परेचर हो गया 3 केल्विन, यानी 1 केल्विन तक इसका टेम्परेचर बढ़ गया ना, 1 केल्विन का इजाफा हो गया। तो इस 1 केल्विन टेम्परेचर का इजाफा करने के लिए जितनी हीट दी ना हमने इसको, वो होती है हमारी क्या जी? हीट कैपेसिटी। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल थ्रू 1 केल्विन, इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। किसी भी सैंपल का 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है। तो चलें आगे चलते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला इसका क्या होगा जी? C से इसको शो करते हैं, C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। ये हीट है, ये टेम्परेचर है। अगर ये हीट और ये टेम्परेचर है तो इसका यूनिट क्या होगा? जॉल पर केल्विन। याद रखना है आपने अच्छे से। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि हीट कैपेसिटी तो है लेकिन स्पेसिफिक कर दिया आप उसने। और उस स्पेसिफिक के लिए क्या होगा कि अगर यहाँ तो हमने देखा था ना कि सिर्फ एक सैंपल है कोई भी, उसका 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ा दो। अगर 1 किलोग्राम मास का सैंपल हो, ठीक है, यहाँ हमने स्पेसिफिक कर दिया इस केस को कि अगर 1 किलोग्राम मास का सैंपल हो, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए क्या होगा? जो हीट रिक्वायर होगी उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। 1 किलोग्राम मास, सिर्फ इतना यूज करना है आपने, इसमें बाकी डेफिनेशन सेम है, सिर्फ वो सैंपल था सिर्फ, और ये है 1 किलोग्राम मास ऑफ सैंपल, ठीक है। तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या बन जाएगा जी? फार्मूला बन जाएगा C इज इक्वल टू Q ओवर M डेल्टा T। ठीक हो गया। अब ये Q है ऊपर, तो इसका यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट क्या होगा इसका? Q का यूनिट जॉल, M का यूनिट पर किलोग्राम और पर केल्विन। ये आ गया इसका यूनिट और ऊपर आ गया इसका फार्मूला, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। इसमें मोल का लफ्ज इस्तेमाल हो गया तो आपको पता चल जाना चाहिए। जैसे पहले सिर्फ सैंपल था, यहाँ स्पेसिफिकली 1 किलोग्राम मास हो, और यहाँ क्या होगा? अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कहाँ तक? 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं हम? मोलर स्पेसिफिक हीट। तो चलिए लिख लेते हैं जी यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, बाकी सारा वही है कि 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाना है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? C इज इक्वल टू Q ओवर M की जगह N डेल्टा T। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा जरा बताएं? यूनिट इसका बन जाएगा जॉल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये N नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब होता ऐसे है कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो है ना वो 2 तरह की होती है। एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये उसकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, उसके एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी मालूम करना चाहिए। अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम मालूम करनी हो तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? CV, ठीक है। ये कहाँ होगी जी? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि मैं आपको ये पूरी पढ़ के बता देता हूँ कि क्या होगा कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपकी हो जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह CP क्या होगी? एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर। अब सवाल ये पैदा होता है इन दोनों में से ज़्यादा कौन सी है? इन दोनों में से जो ज़्यादा है वो CP है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है ये भी देख लेते हैं। CP में से CV निकालो तो R बचता है, इतनी ज़्यादा है, यानी एक कांस्टेंट R जितनी ज़्यादा है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी मैंने वैल्यू भी आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाई थी। यहाँ तक बात समझ में आ गई है?
अब आप इससे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक और टर्म मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जो कहलाती है गैमा, ठीक है। गैमा बराबर होता है CP/CV, ये भी याद रख लेना है आपने, ये आपके काम आएगा आगे। तो चलते हैं नए टॉपिक पे, लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट क्या है? देखें, अगर किसी सब्सटेंस की आपने फेज चेंज करना है, उसका सब्सटेंस का क्या करना है? फेज चेंज करना है, लेकिन फेज चेंज करते हुए उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। फेज चेंज करने से मुराद क्या है? अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो उसको लिक्विड में कर दो, लिक्विड है तो वेपर्स में कर दो, लेकिन ये करते हुए अगर टेम्परेचर सेम रखें तो जितनी हीट देनी पड़ेगी इस काम को करने के लिए वो लेटेंट हीट कहलाएगी, ठीक है। यानी अगर एक सब्सटेंस को जो कि सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, तो जितनी हीट देनी पड़ेगी उसको लेटेंट हीट कहेंगे, ठीक है। और ये जो हीट होती है, हीट पर यूनिट मास देनी है आपने, ठीक हो गया। तो क्या होगा जी, इसका फार्मूला, इसको शो किया जाता है, आपको मैं दिखा रहा हूं, L से। L इज इक्वल टू डेल्टा Q, जितनी हीट दी पर यूनिट मास, ठीक है। जितनी हीट पर यूनिट मास आप देते हैं फेज को चेंज करने के लिए, उसको कहते हैं लेटेंट हीट। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट निकाल लें। Q का यूनिट क्या है? जाउल। मास का यूनिट, अब यहाँ पे आपने ग्राम रखना है, ठीक है। लेटेंट हीट जो है वो ग्राम्स में मेजर की जाती है। तो चलें आगे चलते हैं, अब देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। दो है ये, अभी पहली सुन लें कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट है जो किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दी जाती है जबकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। यानी सॉलिड फेज को लिक्विड फेज में चेंज करना है तो जितनी हीट देनी पड़ेगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, जबकि उसका टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ कि आपने क्या करना है, बेसिकली सॉलिड फेज से किस में लेके जाना है? लिक्विड फेज में। तो इसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसका फार्मूला क्या होगा? LV लिख दें इसको, ठीक है, बल्कि LF लिखते हैं इसको क्योंकि फ्यूजन है ना, तो फ्यूजन के लिए F। LF इज इक्वल टू, फार्मूला वही, डेल्टा Q/M, यूनिट भी वही, जाउल पर ग्राम। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट MCQ आपके सामने लिख रहा हूँ जो कि क्या है कि वाटर के लिए ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू है 336 जाउल पर ग्राम होती है, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखते हैं क्या है। देखें, किसी भी सैंपल की आपने स्टेट चेंज करनी है, उसका फेज चेंज करना है, तो अगर लिक्विड से चेंज करके आप वेपर बना रहे हुए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, तो जितनी हीट पर यूनिट मास देनी पड़ेगी वो क्या होगी? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो उसका क्या फार्मूला होगा, पहले मैं बता देता हूँ आपको जी कि कहाँ से कहाँ लेके जाना है। लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में लेके जाना है, ये लें, ठीक है। और ये करने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी वो क्या होगी? LV इज इक्वल टू डेल्टा Q/M। और इसके साथ आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट MCQ, जैसे यहाँ पे बताया था, वाटर के लिए इसकी क्या वैल्यू होती है? वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है LV की 2260 जाउल पर ग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। अब चंद टाइप्स ऑफ गैसेस के लिए CP, CV, गैमा और R की वैल्यूज लिखी हुई हैं, वो देख लेते हैं। देखें, मोनो एटॉमिक गैस के लिए यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि ये एक हीलियम गैस है, मोनो एटॉमिक है ना हीलियम गैस। तो हीलियम गैस के लिए स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की क्या वैल्यू है? 3/2 ऑफ R, जो कि 12.5 बनती है। और CV की वैल्यू क्या है? 5/2 R, जो क्या बनती है? 20.8। और अगर आप इस CP में से CV की वैल्यू निकाल दें तो वो R के बराबर आती है, सिंपली, ठीक हो गया। अब आपने गैमा लेना है तो CP/CV कर दें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डायटोमिक के लिए देखते हैं। डायटोमिक की मिसाल जो है उन्होंने यहाँ पे ली हुई है नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए डायटोमिक गैस के लिए CP की वैल्यू होती है 5/2 R, और कितनी है जी? 20.8।
और CV की 7/2R, CP में से CV को माइनस किया तो R आया, और क्या आ गया जी, CP को CV से डिवाइड किया तो गैमा की वैल्यू 1.40। ठीक है, आगे चलते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में एग्जाम्पल ले ली किसकी जी, ऑक्सीजन की, O3 की, क्योंकि इसमें 3 एटम आ रहे हैं ना, तो पॉली हो गया। तो इसकी जो होती है CP की वैल्यू 3R होती है, 24.9, और CV की वैल्यू 4R होती है, 33.3। दोनों को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, R जवाब आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 1.29। ये आपने अच्छे से याद रखना है। चलें अब आगे चल लेते हैं, हीट इंजन देखते हैं जी। हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक हो गया, हीट इंजन। तो हीट इंजन यहाँ कैसे इस्तेमाल होगा वो देख लें जरा। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ कि हीट एनर्जी को किस में लेके जा रहे हैं, हीट इंजन के थ्रू हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या कह दें मैकेनिकल वर्क। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये 2 रेजरवायर पे मुश्तमिल होता है हीट इंजन, एक ऊपर है और एक नीचे है। ऊपर वाली जो रेजरवायर है इसको कहते हैं हाई टेम्परेचर रेजरवायर, इसको हीट किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर तक, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हीट मौजूद है कंसीडर कर लेते हैं वो है Q1। अब होता ये है कि जो नीचे वाली रेजरवायर है इसका टेम्परेचर लो होता है, लो टेम्परेचर रेजरवायर कहलाती है। अब होता ये है कि Q1 नीचे की तरफ आती है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लो है, Q1 आएगी नीचे की तरफ। यहाँ जब वो लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ आ रही होगी तो रास्ते में उसके क्या रख दिया जाएगा, एक इंजन रख दिया जाएगा, एक शैफ्ट रख दी जाएगी। वो क्या करेगी, नीचे आते हुए इस शैफ्ट को चलाती हुई जाएगी। जब ये शैफ्ट चलेगी तो यहाँ से हमारे लिए क्या करेगी, वर्क डन करेगी, और वर्क डन करके इसका कुछ हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर रेजरवायर में ज़ाया हो जाएगा या चला जाएगा, जैसे भी कर लें, वैसे तो रिसाइकल हो जाता है। Q2 यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गई? इस हाई टेम्परेचर रेजरवायर को एक और नाम भी दिया हुआ होता है बुक्स में, सोर्स, और लो टेम्परेचर रेजरवायर को नाम दिया हुआ होता है सिंक। ठीक है, तो बेसिकली जो वर्क डन हुआ है वो इस हीट के कितने हिस्से ने किया ये देखना है। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल Q1 जो हीट आ रही थी उसके कुछ हिस्से ने वर्क डन किया और कुछ हिस्सा नीचे की तरफ Q2 बन के आ गया, ऐसा ही है ना। तो वर्क डन कितने हिस्से ने किया, बराबर होगा Q1 माइनस Q2। ये है हमारी आउटपुट वर्क डन, और Q1 हमारी क्या थी, इनपुट। ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कार्नेट इंजन की। कार्नेट इंजन कौन सा इंजन है? ऐसा हीट इंजन है जिसमें मिनिमम फ्रिक्शनल लॉसेज हैं, मिनिमम हीट लॉसेज हैं और मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है इसकी, यानी सबसे अच्छा इंजन ये है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है कि हाई टेम्परेचर रेजरवायर के ऊपर आपका सिस्टम या सब्सटेंस रखा जाता है, वो उसको हीट करता है गैस को। ठीक है, गैस हीट होती है, पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे ही गैस हीट होती है तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। वो अपने आप को कंपनसेट कैसे करता है कि वो पिस्टन के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन कर लेता है। जब पिस्टन के ऊपर वर्क डन करता है तो पिस्टन ऊपर मूव कर जाता है, एक्सपेंशन हो जाती है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए उसने ये किया। तो ये जो पहला प्रोसेस है ये वाला, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन को शो कर रहा है, आइसो और साथ में लिख रहा हूँ एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में पिस्टन ऊपर की तरफ गया, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, और वर्क डन किस वजह से हुआ, हीट की वजह से। बात समझ में आ गई? वर्क डन किसकी वजह से हुआ, हीट की वजह से, और वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, इसलिए W क्या था जी, पॉजिटिव था। दूसरा हिस्सा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब दूसरे हिस्से में हमने हीट नहीं देनी,
ठीक है, उसको इंसुलेटर के ऊपर रख देना है, उसके साथ जो इन कॉन्टैक्ट ले आना है, इंसुलेटर को ले आना है। तो हीट ना तो लीव कर सकती है ना ही अंदर जा सकती है, लेकिन टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि अब इंटरनल एनर्जी की वजह से वर्क डन होगा, जो उसके गैस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बन गई थी ना, उनकी वजह से वर्क डन होगा और पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा मजीद। तो यहाँ पे वर्क डन किस वजह से हो रहा है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में मैं यहाँ लिख रहा हूँ एडियाबैटिक एडी और EXP लिख रहा हूँ, यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहाँ वर्क डन किस वजह से हो रहा है? इंटरनल एनर्जी की वजह से, ठीक है, पहले हीट की वजह से होगा। अब तीसरा प्रोसेस आ गया आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब देखें एक्सपेंशन हो रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम एक्सिस के अक्रॉस जा रहा है ग्राफ, ये भी वॉल्यूम एक्सिस के अक्रॉस जा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है? C से D की तरफ वापस आ रहा है, अब वॉल्यूम कम होना है। तो चलें बात कर लेते हैं कैसे कम होगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अब क्या हुआ है, यहाँ तो वर्क डन कर दिया है इसने, इंटरनल एनर्जी ने तो वर्क डन बाय द सिस्टम कर दिया है, और ये जो है पिस्टन ऊपर चला गया है। वर्क डन यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉजिटिव है, ठीक है, पिस्टन तो ऊपर चला गया। अब क्या होगा कि इसका तो टेम्परेचर अब कम होना चाहिए, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम। लेकिन प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो उसमें होगा क्या कि टेम्परेचर कम होने से पहले ही वो पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा और टेम्परेचर को वहीं पे मेंटेन रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। बात समझ आ गई? अब क्या हुआ है? वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। किस में? आइसोथर्मल कंप्रेशन में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? पिस्टन जब नीचे आ जाएगा, अब वो एक इंसुलेटर के साथ कांटेक्ट में आ गया, क्योंकि एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। उसके साथ जब आ जाएगा, अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो क्या होगा? हीट तो बाहर भी नहीं निकलेगी और अंदर भी नहीं जाएगी, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि पिस्टन को दोबारा से मजीद थोड़ा सा और नीचे मूव करा देगा, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम मजीद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है जी? एडियाबैटिक कंप्रेशन, याद रखना है आपने। अब बात कर लेते हैं इसकी एफिशिएंसी की। तो देख लेते हैं जी एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट क्या है? यहां से हमने देखा आउटपुट हमारा होता है वर्क डन, W आ गया। इनपुट क्या होता है? जो यहां से हीट हमने दी थी Q1, और हमने देखा कि ये W वर्क डन किसके बराबर है? Q1 माइनस Q2। तो Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। यहाँ से एफिशिएंसी किसके बराबर आ जाएगी? Q1 से Q1 डिवाइड हुआ 1 आ गया, और Q2 ओवर Q1। तो एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस Q2 ओवर Q1, जो हमने कहाँ से लिया है? यहाँ से Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। ये एफिशिएंसी के दोनों फार्मूले हैं। परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी हो तो इसके साथ परसेंट यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस Q2 ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास आ गया एक एफिशिएंसी। अब जितनी हीट देते हैं किसी सिस्टम को, उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना। तो यानी यहाँ पे हीट और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अगर रिलेशन डायरेक्ट है तो इसको फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं हम, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक सवाल आता होता है कि एफिशिएंसी 100% किस सूरत में होगी? 100% तब होगी जब ये जो सिंक है इसका टेम्परेचर यानी T2 0 कर दिया जाए। अगर T2 0 हो तो ये टर्म पूरी ख़त्म, और 1 जो है 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100% आ जाएगा। तो एफिशिएंसी आती है 100% किस सूरत में? जब T2 बराबर हो किसके? 0 केल्विन के। आपने ये चीज़ याद रखनी। अब बात कर लेते हैं कार्नट थ्योरम की। कार्नट थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास काफ़ी सारे हीट इंजन्स हैं,
लेकिन वो सेम टेम्परेचर के दरमियान ऑपरेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे दो हीट इंजन हैं, एक ये है एक ये है, इसका हाई टेम्परेचर 100 था, इसका लो टेम्परेचर 50 था, इसका हाई टेम्परेचर 150 था और लो टेम्परेचर 100 था। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 50 का है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, कार्नट इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स हैव सेम एफिशिएंसी। तो ये है कार्नट थ्योरम। अब थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं, जो कि हीट मालूम करने के लिए, टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है हीट इंजन्स में, क्योंकि ये बहुत लो टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है। तो क्या होता है कि ये कैसा स्केल है? ये भी थर्मोमीटर की तरह एक स्केल ही है ना। तो ये आपके सामने वो स्केल है, जिस स्केल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, जो मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान में ही बनता है ना कोई स्केल। तो इसका जो एक पॉइंट है वो होता है 273.16 केल्विन, जिसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। मैं बताऊंगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। और दूसरा क्या होता है जी? 0 केल्विन। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है ये टेम्परेचर मेजर करता है। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि यूनिट क्या है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल का, तो यूनिट इसका केल्विन होता है, क्योंकि टेम्परेचर ही है ना। यूनिट इसका क्या होता है जी? केल्विन होता है। ठीक है, और 1 केल्विन किसके बराबर होता है? यहाँ पे लिख देते हैं, 1 केल्विन बराबर होता है 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। TTR लिख रहा हूँ, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये इसकी डेफिनेशन है, 1/273 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अगर आप आइस को या बर्फ़ को आप किसी बर्तन में डाल के चूल्हे पे रख दें, गैस जलेगी, वो हीट होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा। अभी सारी की सारी बर्फ़ लिक्विड में कन्वर्ट हुई भी नहीं होगी कि कुछ हिस्सा उसका एवेपोरेट भी होना शुरू हो गया होगा। यानी कि आपने क्या देखा कि एक ही टाइम पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स मौजूद है वाटर की। तो उस टेम्परेचर को कहेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड, लिक्विड और इसके साथ गैस, ये तीनों स्टेट्स क्या कर सकें? को एग्जिस्ट कर सकें। जिस टेम्परेचर पे को एग्जिस्ट करती हैं उसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और वो वाटर के लिए क्या होता है? 273.16 केल्विन। ये आपने जी याद रखना है। अब आगे चलते हैं, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के एक एक दो डिफरेंस कर लेते हैं बस। ठीक है, पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी जी आपको पता है कितनी होती है? 25%। ठीक है, एफिशिएंसी होती है इसकी 25%। जबकि डीजल इंजन की कितनी होती है? 35 to 40%। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है, रिक्वायर होता है लाजमी, जबकि डीजल इंजन में क्या होता है? स्पार्क प्लग नहीं रिक्वायर्ड, स्पार्क प्लग नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये जो आपका पेट्रोल इंजन है ये 4 स्ट्रोक इंजन कहलाता है, एक टिपिकल इंजन 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक हो गया। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आपने हमसे पूछ लेने हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।